सो वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग पिछली क्लास में हमारी चर्चा कहाँ तक पहुंची हुई थी। हम लोगों ने गांवों की समस्या को देखने के बाद अगला चरण जो हम लोगों को लेना था वह था गांव की प्रगति, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर हम लोगों ने जाकर के अपनी कलम रोकी थी। यही है ना। अगर आज हम यस सर। लोग ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो है ये एनसीईआरटी क्लास 6 की जो है ओल्ड एनसीईआरटी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सबसे पहले कहते हैं कि गांवों के पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो गांव के पिछड़ेपन का कारण जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने दर्ज किया था कि क्या क्या जो है इसके पिछड़ेपन का कारण है। और जिसमें कि हम लोगों ने असमानता देखी थी। असमानता के बाद हम लोगों ने जाति प्रथा देखी थी। जाति प्रथा के बाद गांव में कर्ज की समस्या देखी थी। सामाजिक कुप्रथाएं देखी थी। अंधविश्वास और अज्ञानता देखी थी। ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति देखी थी। ये सारे जो है कारणों को जान लेने के बाद जब सरकार ने इस पर रिसर्च किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर वह इस बात को समझते थे कि जब तक भारत में गांव का पिछड़ापन दूर नहीं किया जाएगा तब तक समस्त भारत को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना रखी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना रखी, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक हमारा स्टूडेंट है अनुज नाम का, कल था ना, तो वो भी एक पेड स्टूडेंट है। मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा आप लोगों का। मुझे लग रहा है कि अनुज को मैं भेजना भूल गया था लिंक। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये एग्जाम्स में पूछा गया हुआ सवाल है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। शुरुआत में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ गांव में शुरू किया गया था। धीरे धीरे यह देश के सारे भागों में जो है बढ़ता चला गया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या था कि गांवों के विकास में गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त करना, यानी कि लोगों को जोड़ना। गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त करना है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया गया था कि इसके लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सामुदायिक विकास खंड बनाए गए। कि अब सीधे दिल्ली की सरकार तो जो है लोगों से कम्युनिकेट करेगी नहीं, तो इसके लिए क्या किया गया था कि सामुदायिक विकास खंड बनाया गया, जिसे कि आप लोग अपने यहाँ एरियाज में ब्लॉक बोलते होंगे। अगर आप लोग देखते होंगे तो 10-12 गांवों के ऊपर, अगर गांव से आपका जुड़ाव होगा तो 10-12 गांवों के ऊपर अगर आप लोग कभी भी देखेंगे तो एक ब्लॉक होता है, जिसको कि विकास खंड के नाम से भी जो है जानते हैं। आप लोगों ने कभी देखा सुना है इसके बारे में, विकास खंडों के बारे में? यस सर।
तो विकास खंड होते हैं, और ये जो विकास खंड होते हैं इनकी जो है क्या स्टोरी होती है कि ये गांवों के, अब तो जो है विकास खंड को जो है ब्लॉक लेवल का जो पंचायती राज है या इंटरमीडिएट पंचायती राज है उससे कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती दौर में ये जो ब्लॉक्स आप देखते हैं, इन ब्लॉक का काम ही ये था कि यह गांवों के विकास के लिए सीधे सीधे जोड़े गए थे, और इनका काम था कि यह उस भूमिका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि जहां पर गांव में अगर आप कृषि करते हैं तो कृषि से संबंधित बीज, खाद और तमाम अन्य जानकारियों को आपके साथ साझा कर रहे थे। अगर आप क्या बोलते हैं इसको, आपका कृषि पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो पशुपालन से आपके जो पशु चिकित्सक वगैरह होते हैं वह उनको उपलब्ध कराते थे, किसान मित्र उपलब्ध कराते थे, जो प्रौढ़ शिक्षा वगैरह की योजनाएं चलती थी वह उनको जो है मॉनिटर करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जो कि गांवों को सीधे इन ब्लॉक्स के अधीन में जो है ला करके उस योजनाओं को चलाने की कोशिश की गई थी। और अगर हम बात करें तो 1990 तक आते आते पूरे देश में तकरीबन 5000 सामुदायिक विकास खंड जो है, ये इनकी संख्या जो है कितनी पहुंच गई थी सामुदायिक विकास खंड की, लगभग 5000 सामुदायिक विकास खंड बनाए गए थे। और एक विकास खंड के अधीन कितनी जनसंख्या होती है, तो एक विकास खंड के अधीन लगभग 1 लाख की जनसंख्या होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 5000 नहीं, ये 500 है, नहीं ये 5000 ही है, तो ये 5000 सामुदायिक विकास खंड होते हैं। एक विकास खंड में लगभग 1 लाख, ये लगभग शब्द लिख लीजिएगा, लगभग 1 लाख जो है आपके जो है जनसंख्या होती है। ये जनसंख्या शब्द भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं। तो कितने गांव होते हैं, तो अगर गांव को उठा करके हम देखने की कोशिश करें तो गांव जो है तकरीबन हम जो है कह सकते हैं कि 100 गांव होते हैं। तो यानी कि एक गांव की आबादी अगर हम मान करके चलें तो एक गांव की आबादी तकरीबन 1000 के आसपास रही होगी। तो इस तरह से करके जो है 5000 सामुदायिक विकास खंड बनाए गए। यानी कि कितने गांव इसके अधीन कर लिए गए होंगे, तो करीबन जो है आप मान करके चलिए कि 5 लाख गांव रहे होंगे। और 5 लाख गांव में आप जो है अगर जनसंख्या को देख करके चलिए तो 5 लाख में अगर आप 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 लाख, 5 करोड़, तकरीबन जो है 50 करोड़ की जो है आबादी जो है 90 के दशक में इसके जरिए कवर होती थी। तो यानी कि आज की तारीख में विकास खंडों की संख्या तो नहीं बढ़ाई गई है। ये तकरीबन आज मान करके चल सकते हैं कि आप 5-6 सामुदायिक विकास खंड होंगे पूरे देश में। इनकी संख्या बहुत नहीं बढ़ी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो है गांवों को टाउन एरिया या फिर नगर पालिकाओं के जो है दायरे में ला दिया जाता है। और जब नगर विकास होना होता है तो फिर सामुदायिक विकास खंड का वहां पर कोई रोल नहीं होता है। सामुदायिक विकास खंड का रोल केवल और केवल जो है गांव के लिए होता है। ये पूरी बात क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन हो गया मेरे बोलने में? सर क्वेश्चन एक आ रहा है दिमाग में, तो जैसे पहले आपने बोला कि आंकड़े क्लियर हुए कि नहीं, पहले ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, क्लियर हो चुका है, बट ऐसा है कि जैसे जैसे कुछ राज्यों में उसको जो खंड है उसको बदल के जो अपने ब्लॉक लेवल पे है ना उसको कन्वर्ट कर दिया।
तो वहां पे तो विकास खंड आई थिंक गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट तुम गवर्नमेंट के बहुत अंदर आ जाएगा कंफ्यूज ना। हो, गांव को ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ब्लॉक में नहीं, यानी जो ब्लॉक है उसमें डाल दिया गया है ना, मतलब एक ब्लॉक के अधीन कर दिया गया है ना, ऐसा बोलो। तुम क्या बोला, एक तो गुजराती आदमी तुम, हिंदी बोलते हो तो एक वैसी अजीब सी बना देते हो। गांव को ब्लॉक में डाल कैसे दिया जाएगा? सारे गांव को ब्लॉक के ही अधीन किया गया है। हाँ, तो ब्लॉक के अधीन कर दिया गया, तो ब्लॉक को अधीन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हुआ होगा ना। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहेगा। हाँ, तो ये तो ये सेंट्रल वाला के लिए। पंचायती राज के आने के बाद तब जाकर के स्टेट के अधीन किया गया है। पहले इनको जो फंडिंग वगैरह करनी थी, ये जो काम करते थे, वह राज्य के अधीन शुरू से काम किए, लेकिन सेंटर का दिशा निर्देश पर काम करते थे। सेंटर ने दिशा निर्देश दिया, उसके तहत राज्यों ने अपने यहां ब्लॉक्स की स्थापना की। ओके सर, समझ। अभी क्लियर है? यस सर, यस सर। अब इस चीज पर आ जाइए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। अगला जो है, आप लोगों को यह समझना चाहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस कहते हैं कि 3 उद्देश्य इसके थे। पहला उद्देश्य जो है, यानी कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य ये था कि गांवों का विकास करना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? गांवों का विकास करना है। लेकिन गांवों का विकास कैसे हो, ये आगे आप समझिएगा। गांव का विकास करना है, लेकिन ये जो गांव का विकास है, यह 3 बातों पर निर्भर करता था। गांव का विकास 3 बातों पर निर्भर करता है, और ये 3 बात कौन कौन से हैं, तो इनको जरा हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला, अनाज और अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि। तो सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि। अन्य पदार्थ का मतलब क्या? जैसे डेयरी वगैरह के प्रोडक्ट्स रहेंगे। नंबर 2, ग्रामीण जनता का पूर्ण विकास। और नंबर 3 था ग्रामीण जनता का गांव के विकास में सहयोग। ग्रामीण जनता का गांव के विकास में सहयोग। ठीक है, ये 3 जो है आधार पर जो है, 3 आधारों को बनाया गया कि इससे जो है उनको जो है काफी मदद मिलेगी। आज मेरी गलती है कि मैं सही से ढूंढूं।
लिंक नहीं भेज पाया। तो अनाज और अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, दूसरा ग्रामीण जनता का पूर्ण विकास, और तीसरा ग्रामीण जनता का गांव के विकास में सहयोग दिया जाना है। तो इन 3 आधारों को लेकर के गांव को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्व किस चीज को दिया गया था? सर्वाधिक महत्व जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में दिया गया था, आप यहां पर नोट करके डाल सकते हैं कि सर्वाधिक महत्व जो दिया गया था वह कृषि को दिया गया था। वैसे भी ये लॉजिकल बात है कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या रोजगार के लिए किस पर निर्भर करती है? कृषि पर करती है। तो इसलिए सर्वाधिक महत्व भी किसे दिया जाएगा? तो इस कार्यक्रम में जो है कृषि पर दिया गया। यह कैसे इस काम को कर रहा था? तो एनसीईआरटी में जो है इस बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं ये, और वह एक्सप्लेन कैसे करते हैं? कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये निम्नलिखित कार्यों की ओर ध्यान देते हैं। चूंकि आप लोग को मिला नहीं इसलिए मुझे लिखना ज्यादा पड़ रहा है। निम्नलिखित कार्यों की ओर ध्यान देते हैं। ये निम्नलिखित कार्य कौन कौन से हैं? नंबर ए, अच्छे बीज खेती करने के लिए नए औजार, अच्छी नस्ल के पशु, तथा खाद इत्यादि को उपलब्ध कराना। खाद इत्यादि को जो है उपलब्ध कराना। तो ये 3 जो है, हाँ, कुटीर उद्योग को भी ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे अभी आगे। अभी देखते हैं इसको। दूसरा, सिंचाई के साधनों का विकास। तीसरा, गांव में फल सब्जी उगाना और नए पेड़ लगाने के अनुकूल। अच्छा, मैं आज बड़ा गड़बड़ कर दिया यार मैंने।
मैं लिंक ही नहीं भेज पाया। मुझे लगा कि मैंने सबको लिंक भेज दिया है। ये सब टेलीग्राम पर तुम लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो मैं डाल देता। गांव में फल सब्जी उगाना और क्या है इसमें, नए पेड़ लगाने का प्रबंध करना, नए पेड़ लगाने का प्रबंध करना, ताकि मिट्टी की क्षमता अच्छी बनाई रखी जा सके। ताकि मिट्टी की क्षमता अच्छी बनाई रखी जा सके। और वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। गजब हो गया है मेरे साथ। और वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। वो एक बच्ची यानी कपाल, वो लिंक मेरे से मांग रही है, मैं उसे करंट अफेयर्स का लिंक दे रहा हूं। स्वच्छ बनाया जा सके। अनिका, यस सर। बेटा तुम्हारा गुनहगार हूं आज मैं। सर कोई बात नहीं। टेलीग्राम पर हो सर आप मुझे रिकॉर्डिंग क्लास दे देना। रिकॉर्डिंग क्लास में दे दूंगा। आप उस पर हो टेलीग्राम पर? हाँ जी सर। तो मेरे को टेलीग्राम पर एक हाई लिख करके भेजना है। मेरा अपना एक आईएएस मार्गदर्शक का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं आप सब लोग को ऐड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो सारे लिंक जो है अब वहीं पर मैं जो है आप लोग को एक साथ दे दिया करूंगा। आप में से कोई ऐसा है जो टेलीग्राम पर नहीं है? सभी हैं, चलो ठीक है। तो ये बेटा अभी हम लोगों ने कुल मिलाकर के एक पेज भी नहीं लिखा होगा, तो आधा पेज छोड़ करके शुरू कर सकते हो। हम लोगों ने अब तक क्लास में ये चर्चा किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कल हम लोगों ने छोड़ा था, तो हमने चर्चा ये किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किस तरह से जनसंख्या को इंक्लूड किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किन बातों पर फोकस किया गया और किन कामों को जो है ज़्यादा तवज्जो दी गई, तो उसी की लिस्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने दो का ए और बी दो लिस्ट बनाई है, अब मैं सी पर आ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा पानी भी पी लूँ। ओके सर। ये 2-3 मैंने लिख लिया था, चौथे पर जो है हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये है कि गांव में, मैं अभी कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा था, गांव में बच्चों और
प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबंध करना, तथा पुस्तकालय और वाचनालय तथा पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था। वाचनालय का मतलब क्या होता है कि जहां पर लोग जाकर के अपनी बातें वगैरह रखते थे, बातचीत करते थे, तो उसे वाचनालय बोला जाता था। तो पहले के ज़माने में, जैसे कि जिस मैं इंटर कॉलेज से या जिस 12वीं तक मेरी जहाँ पर एजुकेशन हुई है, तो मैं 96 में मैं पास आउट हुआ 12वीं। आप में से शायद ही कोई 96 में पैदा हुआ हो जब मैं 12वीं पास हो गया था। तो उस जमाने में हम लोगों को ये पता था कि मेरे कॉलेज में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो बाद में खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये था कि गांव में स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पहले के ज़माने में लाइब्रेरी हुआ करती थी, और जहां से लोग किताबें इशूज कराते थे और बाद में घर में जाकर के बैठ करके पढ़ा करते थे। तो एक अच्छी व्यवस्था पहले हुआ करती थी, लेकिन अफसोस ये ख़त्म हो गया है। तो मेरा एक बड़ा सपना ये भी है कि हम लोग जो है एक लाइब्रेरी जो है कभी बनाएंगे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। तो 2 ख्वाब मेरे बहुत ज़बरदस्त हैं। एक ख्वाब है कि अपना खुद का एक जंगल बनाऊं, और दूसरा ख्वाब है कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी बनवाऊं, कई सौ एकड़ में केवल मेरी लाइब्रेरी हो। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, अगला क्या है, कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करना, फिर आपका जी आता है, और इसमें था गांव के विकास से संबंधी गांव के विकास से संबंधी 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम लागू करना, ये जो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे पॉइंट्स में क्या है, पहले में कृषि को मजबूत बनाया जाना है। कृषि को मजबूत बनाने के साथ साथ मिट्टी जो है, यानी वातावरण और मिट्टी दोनों की सेहत को जो है अच्छा बनाना है, और सिंचाई के साधनों को मजबूत करना है। यानी कि मुख्य फोकस किस बात पर रखा गया है, वह कृषि पर रखा गया है। दूसरा, इसमें आप अगर समझेंगे तो शिक्षा को मजबूत बनाने की बात कही गई है, चाहे वह बच्चों की शिक्षा हो और चाहे फिर जो है प्रौढ़ लोगों की शिक्षा हो, दोनों को
तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफी जोर दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुटीर उद्योग का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन गांव के विकास संबंधी जो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम थे, जिन्हें की प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया जाना था, उसमें कुटीर उद्योगों को कृषि के सपोर्ट में जो है लागू करने की बात कही गई थी। ठीक बात है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, हालांकि ना क्लियर होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है रूपरेखा थी। बाद में इसमें जल संरक्षण को भी जोड़ा गया था ना सर? जल संरक्षण को जो है पर्यावरण के तहत ही रखा गया था, और जल संरक्षण को जो है सीधे सीधे विकास कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया था। बाद में जब चूंकि शुरुआत में जल संरक्षण हमारे देश में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। 1950 में अगर आप जाएंगे तो पेयजल की उपलब्धता हमारी दिक्कत थी, जल संरक्षण हमारी दिक्कत नहीं थी। जल संरक्षण की दिक्कत इधर 25-30 सालों में तब बढ़ी जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह तेजी से बढ़ा। कल अनु आज गायब है, तो कल अनु ने ये जो कहा था कि गांव के विकास का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि गांव में बिजली बढ़ी। तो मैंने कहा था कि ये बात सही है कि गांव के विकास का पैमाना ये है कि बिजली बढ़ी, लेकिन ये भी हमको मानना चाहिए कि गांव के विकास के पैमाने में ये भी माना जाना चाहिए कि जल की बर्बादी भी खूब तगड़ी हुई है। तो जैसे जैसे पानी प्राप्त करने के साधन आसान होते चले गए, पहले पानी मिलता ही इतनी मुश्किल से था कि कोई बर्बाद नहीं करता था। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बचपन में जब हम अपने गांव जाते थे तो कुएं से पानी निकालते थे। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको और दूं, आप कहेंगे कि छी सर आप लोग कुछ खा तो नहीं रहे इस समय। मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, आप में से कोई कुछ खा तो नहीं रहे? नहीं सर। नो सर। पक्का ना? हाँ जी सर पक्का। पहले जब लोगों को नेचुरल कॉल आती थी, यानी नंबर 1 और नंबर 2, तो लोग खेतों की तरफ भागते थे। जब खेतों की तरफ भागते थे तो 1 लोटा पानी लेकर के जाते थे, उसी 1 लोटा पानी से उनको निवृत्त हो लेना था। ठीक है, आज भी जो है अगर आप खेत में जाएं, अगर आप में से किसी को अनुभव हो तो आप 1 लोटा पानी लेकर के जाएंगे। लेकिन इसके उलट एक बात और थी कि जब आपके घरों में टॉयलेट बन गए और वर्तमान दौर के टॉयलेट, तो आप क्या करते हैं, 1 लोटा पानी के अलावा जब आप फ्लश करते हैं तो फ्लश करने में औसतन इंडियन टॉयलेट के जो फ्लश होते हैं उसमें 12 लीटर पानी बहाते हैं आप। इतना ही नहीं, आप जब 1 नंबर होकर के आते हैं तो भी आप फ्लश का बटन दबाते हैं और 12 लीटर पानी उसमें जाता है। जबकि अगर आप उसे मग वगैरह से उसी पानी को फ्लश कर दीजिए तो 2 से 2.5 लीटर पानी जो मग आता है, उस मग से भी वही आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। 1 नंबर जाने के बाद आपको पूरा जो है 12 लीटर पानी बहाने की जरूरत नहीं थी। पर हमारे यहाँ जो फ्लश का सिस्टम बना है उसमें हर बार जब आप उसको दबाते हैं, हालांकि कुछ फ्लश ऐसे होते हैं जो कि बीच से उनमें कट होता है, यानी कि एक तरफ का दबाएंगे तो वो पहले 6 लीटर ही पानी निकालेगा या 4 लीटर पानी निकालेगा, लेकिन दोनों अगर दबा देंगे तब वो 12 लीटर पानी को फ्लश करता है। उसमें एक बीच में खांचा पड़ा होता है, लेकिन आदतन हम लोग दोनों ही दबा देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोग अगर 5-5 बार अगर केवल जो है सुसु करने गए तो 20 बार गए। अब 20 बार में अगर हर बार 12 लीटर पानी आपने फ्लश में बहाया तो 250 लीटर पानी आपने बहा दिया।
क्या पहले के जमाने में कुएं से पानी खींच करके लाते थे तब इतनी जो है आप लोग को, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अकबर के जमाने में भी सूसू में जो है 250 लीटर पानी बहाया गया होगा। पर आज की तारीख में हम ये काम करते हैं। तो जैसे जैसे जल को प्राप्त करने की सुविधा बढ़ी, तकनीक बढ़ी, वैसे वैसे जल की बर्बादी भी बढ़ी। सर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी योगदान होता है ना? टेक्नोलॉजी का योगदान नहीं, दुर्दान यहाँ पर दिखता है, गलत प्रयोग दिखता है यहाँ सर, क्योंकि इसमें वेस्टर्न भी, ये वेस्टर्न का कल्चर है जहाँ के हम अभी देख पा रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर का अलग ही तरीका था पहले का। इंडियन और वेस्टर्न की बात नहीं है। पहले जब यूरोप में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं इजाद हुई होगी तो वो लोग भी तो लोटा से ही पानी बहाते रहेंगे ना। और टॉयलेट का जो है, खैर हम एनसीईआरटी से भटक जाएंगे, लेकिन टॉयलेट जो बनते हैं इसका पहला जो है प्रमाण भी भारत में ही मिलता है। ठीक है भैया, और ज्यादा टॉयलेट पे चर्चा न करें, हम लोग छोड़ दें, वरना आज की क्लास टॉयलेट को समर्पित हो जाएगी। तो जो सूरज का प्रश्न है कि जल संरक्षण को भी इसमें शामिल किया गया था, तो शुरुआती दौर में जल संरक्षण को नहीं लाया गया था। पहले जल की उपलब्धता ही मुश्किल थी, तो जब कठिनाई से जल निकलता था तो कठिनाई से लोग गिराते भी थे। मुझे याद है कि बचपन में तालाब वगैरह, तो तालाब का पानी कौन, तालाब वगैरह का निर्माण हुआ था? तालाब जल संरक्षण के लिए निर्माण नहीं किया गया था। तालाब का निर्माण जल की उपलब्धता के लिए किया गया था, ना कि जल के संरक्षण के लिए। जैसे मेरे परिवार ने, मुझे अपनी पीढ़ियों का याद है कि कई सारे तालाब मेरे परिवार ने खुदवाए, मतलब पुराने जमाने में 5-6 पीढ़ी पहले लोगों ने। तो जो उन लोगों ने तालाब खुदवाए, तो उनके तालाब खुदवाने का उद्देश्य क्या था? कि लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया हो जाए। उनका यह उद्देश्य नहीं था कि पानी सुरक्षित किया जाए। खेतों में पानी के लिए, खेतों को भी पानी के लिए जल संरक्षण नहीं था ना सूरज, उसका उद्देश्य। खेतों को पानी देना जल संरक्षण कैसे? वर्षा जल नदी के द्वारा बह जाती थी, इसीलिए उसको रोकने के लिए आज आपका दिमाग लग रहा है, ये आज आपका दिमाग लग रहा है। पहले के जमाने में इसको जल नहीं सर, उसी समय मुस्गुंडा विश्वेश्वरैया इस प्लान को लाए थे सर। विश्वेश्वरैया जब प्लान आप इस बात को बहुत बेसिक तौर पर समझिएगा कि साउथ इंडिया में पानी की कमी थी और साउथ इंडिया में नहरें हो भी नहीं सकते थे। नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में तो जो है तालाब खुदवाने पड़ते थे। भारत वगैरह जैसे जगहों में तालाब खुदवाया गया था ताकि लोगों को पानी मिले। पानी को रोकना, उस समय जल संरक्षण की समस्या नॉर्थ इंडिया में नहीं हुआ करती थी। आप ये है कि प्राकारांतर से, अच्छा विश्वेश्वरैया प्लान जो है कब का आया हुआ है? क्या विश्वेश्वरैया प्लान जो है 1951-52 का है? इसे तो उसी का कंटिन्यूएशन है सर। 1930 शायद 1940s में होगा उनका बहुत सारी चीजों था। को कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं सर। उसको शामिल किया गया था इसमें सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। विश्वेश्वरैया प्लान को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इस तरह से, तो जितने उसके कुछ मूल ये जो तालाब बनाने का था सर, क्योंकि उस समय के पंचायतों द्वारा तालाब का निर्माण, पंचायतें उस जमाने में कितनी थी? जितनी भी थी सर। पंचायतें कब आई? पंचायतें बहुत बाद में आई है सूरज। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया तब पंचायती राज की नींव रखी जाती है। जी सर, खेती के लिए पानी का फिर जो एग्रीकल्चर के लिए पानी उपलब्ध कैसे हो जाएगा? उसके लिए फिर मानसून के बारिश के भरोसे होगा ना? फिर नहीं, पहले तो तालाब जो है कुछ
बहुत जगहों पर पानी इतनी आसानी से उपलब्ध थे कि अगर आप गहरे तालाब खुदवा देते थे तो पानी का स्तर इतना ऊपर था कि उसमें अपने आप पानी आता था। दूसरी चीज कि पानी भले ही आ जाए लेकिन उसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य उसका जल संरक्षण नहीं था। मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि उसका पहला उद्देश्य था कि जल लोगों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जल संरक्षण उद्देश्य नहीं था, जल की उपलब्धता उनका प्राथमिक उद्देश्य था। अब जल की उपलब्धता का प्राथमिक उद्देश्य पूरा करने के लिए यह आवश्यक था कि जल संरक्षण किया जाए। आज की तारीख में तो भूमिगत जो जल है वही इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि उसकी उपलब्धता जो है तभी हो सकती है कि जब जल संरक्षण हो जाए। जल संरक्षण आज प्राथमिक उद्देश्य है। पहले के जमाने में जब राजा वगैरह ने तालाब खुदवाए हैं तो उन्होंने ये नहीं लिखवाया होगा कहीं कि जल संरक्षण करना है। उन्होंने हमेशा ये लिखा कि हमको जो है लोगों को, प्यासों को पानी आदि उपलब्ध कराने के लिए यह तालाब खुदवा रहे हैं। तब भूमिगत जो जल का स्तर था वह काफी अच्छा हुआ करता था। यहां एक बात यह भी सही है कि अगर जब सूखा वगैरह पड़ने लगता था तो उस समय के लिए भी यह जल बचा करके रखा जाता था। ये अगर आप तर्क दें तो मैं मान लूं। सर उसी तरह से मुझे तो योजना पढ़ा हुआ नहीं है सर, योजना के हिसाब से मुझे नहीं याद, मतलब कभी ये किताब शायद पहले मैं पढ़ा हूँ, इस वजह से कुछ कुछ बातें याद हैं। वो नहीं, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ सूरज, लेकिन मैं ज्यादा लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ। हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड किस चीज की डिमांड करेगा? इस बात को समझ रहे हैं आप? जी सर, जी सर। तो आइए जरा आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो जल संरक्षण का पॉइंट है, सॉरी, पहले तो कुटीर उद्योग का था, यह 20 कार्यक्रमों में लागू था। जल संरक्षण से ज्यादा जल उपलब्धता की चर्चा की गई थी। अब आगे जो एनसीईआरटी बोलती है वो ये है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब बने तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ साथ जो है एक और हुआ, और वो था कि सामुदायिक विकास खंड जब बने तो उस सामुदायिक विकास खंड का एक अधिकारी रखा गया जिसे कि खंड विकास अधिकारी का नाम दिया गया। इससे आप लोगों की खंड विकास अधिकारी से आप लोगों की पहले मुलाकात हो चुकी है, और इसका नाम क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। ठीक है, आज भी अगर आप लोग गांव से होंगे तो बीडीओ, पहले बीडीओ साहब लोग के बड़े पौवा हुआ करते थे, क्योंकि जनता से मिलने वाले सबसे बड़े यही अधिकारी होते थे जिनको जीप मिलती थी, और जीप में बैठ करके ये विकास अधिकारी चला करते थे। तो जनता के लिए होता था कि बहुत बड़ा साहब आए हैं, बीडीओ साहब आए हैं। ये बीडीओ साहब जो थे, इनको कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, यानी कि इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी कि इसको समझिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? लागू करने की जिम्मेदारी, अगर आपको संविधान का थोड़ा बहुत भी भान होगा तो यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। केंद्र सरकार ने ये योजना बनाई थी, लेकिन लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई थी, स्टेट गवर्नमेंट्स पर डाली गई थी। और इसको देखता कौन था? तो राज्य सरकारों ने इसका स्ट्रक्चर जो है वह जिला लेवल पर दिया। ठीक है, इन्होंने इसका लेवल कहां पर दिया?
अनुज, सर हाँ थोड़ा लेट हो गए आप। जी सर, वो थोड़ा एक्चुअली आज मैं 6:30 का ही याद रहा मेरे, तो मैं अभी आया हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है। वैसे आप लोगों से एक गुजारिश मेरी और है कि अगर किसी दिन आपको ये लगे कि 5 बज गए हैं या 4 बजे तक अगर आपको लिंक ना मिले तो आप मुझे एक बार पिंग अपने साइड से जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्लासेस में इस बीच में रेगुलर लेने की ही कोशिश करूंगा। तो चलिए जरा इसको देखिए। तो इन्होंने किसको दिया कि राज्य सरकारों ने इस काम को जो है जिला स्तर पर बांटा। जिला स्तर पर इस कार्य के लिए जो है जिला परिषद बनाई गई, और जिला परिषद ही इस कार्य को जो है देखती थी कि जिला स्तर पर विकास कार्य जिला देखती थी। अब जिला को क्या किया गया, यानी कि सबसे पहले पूरा देश इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए, आप यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे किया गया। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए, सीडीपी को चलाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि पूरे देश को जो है आपने किस में बांटा, राज्यों में बांटा। राज्य को आपने जिला में बांटा, और जिला को आपने जो है किस में बांट दिया, ब्लॉक में बांटा। और ब्लॉक को आपने गांव में बांटा। अब एक बात मेरी यहां पर और आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, आगे हम लोग चल करके जो है जिला प्रशासन भी पढ़ने वाले हैं। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है राज्य में या देश के स्तर पर, तो ऐसा नहीं है कि एक ही डिवीजन से या एक ही तरह के वर्गीकरण से सारा काम चल जाता है। जैसे जब पुलिस विभाग में डिवीजन किया जाता है तो वह डिवीजन अलग तरीके का होता है। जब राजस्व के लिए डिवीजन किया जाएगा तो वह डिवीजन अलग तरीके का होगा। जब पंचायती राज के लिए डिवीजन किया जाएगा या स्थानीय शासन के लिए डिवीजन किया जाएगा तो वह डिवीजन अलग तरीके से होगा। यानी कि हर एक कार्य या कार्यक्रम के लिए जो प्रशासनिक ढांचा होता है वह अलग तरीके से खड़ा होता है, लेकिन उसका सिरमौर जिले के अंदर जिलाधिकारी होता है और राज्य के अंतर्गत उसका जो है सिरमौर हमेशा मुख्यमंत्री होता है। यह बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहां पर जो मैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का डिवीजन दे रहा हूं वह भिन्न है। सामान्य जिला प्रशासन इस तरह से काम नहीं करता, या राजस्व प्रशासन इस तरह से कार्य नहीं करेगा। हाँ जी, आप में से कोई कुछ बोल रहा था। समझ में आ रहा है सर। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई इस बात को समझने में? आसानी से ये बात समझ में आने वाली थी, है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े गहरे तीर हैं, तो इनको उतनी ही गहराई के साथ आप समझिएगा। देश, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव, इस लेवल पर आप समझिएगा, ठीक है। अब ब्लॉक स्तर पर आपने बांट दिया, तो प्रत्येक ब्लॉक पर ये कहते हैं कि इसका संरचना क्या है सर, हाँ सर, हाँ, इसको राजस्व के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें जो लेवल होगा वो कम हो जाएगी ना। मतलब डीएम के अंतर्गत कर दिया जाए उसको। डीएम के अंडर तो नहीं होता है, मतलब जो जिला स्तरीय होता है, जो कुछ भी होगा वह डीएम के अंडर में ही होगा। कहीं पर डीएम तो किसी राज्य में इसको कलेक्टर बोला जाता है, लेकिन होता उसी के अंदर ही है। ओके सर।
ठीक है ना। मैंने बताया था कि जिले के स्तर पर इसका सिरमौर कौन होता है, जिलाधिकारी होता है। अभी हम लोग आगे क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इस समय हमारे एरिया में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो प्रत्येक ब्लॉक के स्तर पर एक ब्लॉक समिति भी बनाई गई, ब्लॉक कमेटी भी बनाई गई। आप ये कह सकते हैं कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं यह पंचायती राज का प्रारंभिक रूप रहा है। मैं जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा तो मैं इसको और ज्यादा जो है कनेक्ट करूंगा। और इस समिति को इसके जो है हेड के तौर पर ब्लॉक समिति के हेड पर एक खंड विकास अधिकारी को रखा गया है। इसको आप क्या बोलेंगे, खंड विकास। इसका जो है हेड कौन बनाएगा, खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी को आप बीडीओ के नाम से जो है ज्यादा जानते हैं। बीडीओ को विकास कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारी होती थी, यानी कि यही उनका हेड होता था। और इसकी मदद के लिए कई अधिकारी होते थे, ठीक है। इसकी मदद के लिए कई अधिकारी होते थे, जैसे कृषि अधिकारी हुआ करते थे। उस समय गांवों में किसान मित्रों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। 2-2, 4-4 गांव को मिला करके एक गांव पर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। पशु चिकित्सा अधिकारी भी होते थे। पशु चिकित्सा अधिकारी भी इस समय जो है काम करते थे। कई सारे अधिकारी होते थे बीडीओ के अंडर में। इसी तरह से सहकारिता के लिए भी अलग अधिकारी, यानी कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ाने के लिए अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो ये सहकारिता अधिकारी के तौर पर होते थे। इसी तरह से जो है शिक्षा के लिए अलग अधिकारी होते थे। और ये सभी जो है आप कह लीजिए कि शिक्षा विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो और भी जो है इसी तरह से स्वास्थ्य वगैरह के लिए भी जो है काम करते थे। तो अलग अलग जो है इनके अंडर में अधिकारी नियुक्त किए गए, जो कि आगे काम जो है बढ़ाते थे। और बीडीओ का काम था कि ये जितने भी अधिकारी काम करते थे वो उन सब का निरीक्षण किया करते थे। बीडीओ के, चूंकि बीडीओ के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या आती थी, हम लोगों ने देखा था कि एक विकास खंड के अंतर्गत करीबन 1 लाख की जनसंख्या कवर होती थी। और पहले के जमाने में फोन और चलने के लिए साधन इतने अधिक नहीं थे, इसलिए पहले के जमाने में इनको आपस में जोड़े रखना इतना आसान नहीं था। आज की तारीख में तो चलिए फोन है, ईमेल है, गांव में जाने के लिए रोड है। पहले के जमाने में इनको जीप जरूर दी गई या बुलेट जरूर दी गई होगी। जहां तक मैंने देखा तो ये लोग जीप से चलते थे। पहले जो है क्या दिया गया था मुझे नहीं पता, लेकिन कोई न कोई सवारी तो दी गई। अगर उस सवारी 100 गांव इनको घूमना था तो जाहिर सी बात कम से कम जीप जैसी होगी। लेकिन कितने गांव में सड़क रही होगी? ज्यादातर गांव में जो बहुत लकी गांव होते थे उनके पास ही सड़क की व्यवस्था थी। यानी ज्यादातर गांव में सड़क नाम की चीज नहीं होती थी। तो जब सड़क नाम की चीज नहीं होती थी तो इनका कम्युनिकेशन, इनका कनेक्शन गांव के साथ बहुत बेहतर नहीं बन पाता था। इसलिए प्रत्येक गांव में ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? ग्राम सेवक। आज भी अगर देखिए तो गांव में ग्राम सचिव और पंचायती राज यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और ग्राम सचिव 2 लोगों की नियुक्ति होती है। इसमें से ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वह सीधे सीधे ग्रामीण मंत्रालय के अधीन काम करता है, जबकि जो ग्राम सचिव होता है
वह पंचायती राज मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो वस्तुतः प्रत्येक गांव में यह 2 अधिकारी होने चाहिए थे आज की तारीख में, लेकिन आज की तारीख में वस्तुतः ये 2 अलग अलग अधिकारी न होकर के एक ही अधिकारी से दोनों काम लिया जाता है, और उस बेचारे की भी सैलरी प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। और एक ही ग्राम सचिव के अंडर में एक से ज्यादा गांव डाल दिए गए हैं। अगर प्रॉपर तरीके से इन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती तो जाहिर सी बात है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और मजबूत होते और बेहतर काम करते और ज्यादा लोगों को रोजगार मिला होता, और जब और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता तो जमीनी स्तर पर देश फलता फूलता। लेकिन ये कहीं न कहीं कमी है। उस जमाने में ग्राम सेवक की नियुक्ति हुई, तो ग्राम सेवक जो था इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि गांव के विकास कार्यक्रम में विकास कार्यों में सर्वाधिक योगदान कौन देता था? तो सर्वाधिक योगदान जो है इसी का था। खेती किस प्रकार से की जाए, खाद का ठीक प्रकार से कैसे इस्तेमाल किया जाए, अच्छे बीज की क्या पहचान है, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार की जाए, गांव के लोग स्वस्थ जीवन कैसे बिताएं, इन सब बातों की जो है जानकारी ये रखता था और गांव के लोगों को सहयोग देता था। और एक ग्राम सेवक के अधीन में, ये पेज नंबर 16 पर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया है ग्राम सेवक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत अधिक वक्त नहीं खर्च करूंगा। तो 10 गांव लगभग एक ग्राम सेवक के अधीन में होते थे। तो यह ग्राम सेवकों की जो है नियुक्ति की गई। सामुदायिक, अब आते हैं जरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद 1953 का मैं वक्त लेना चाहूंगा। तो जब ये कार्यक्रम लागू हुआ तो 1953 में आगे चल करके अगर आप देखेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बता देता हूं, राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू की गई। राष्ट्रीय विस्तार योजना, ताकि जो है इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। तो राष्ट्रीय विस्तार योजना या नेशनल एक्सटेंशन स्कीम ये लागू की गई थी। किसके सहयोग से जो है ये लागू किया गया था, ये आप लोग जो है एनसीईआरटी में ही ऊपर बढ़ा लीजिएगा, पेज नंबर 17 पर काफी जगह है, तो आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट्स बना रहे होंगे कि पेज नंबर 17 पर इसे बढ़ा देना है। फोर्ड कंपनी की मदद से या फोर्ड फाउंडेशन, ये अमेरिकन कंपनी थी, की सहायता से उसने जो है फंडिंग का काम किया था उस समय सरकार को, कि इसकी सहायता से ये कार्यक्रम, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय विस्तार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब आगे बढ़ने की बात आई तो ये पाया गया कि यह अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। अब मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट रहा हूं, ठीक है? ये बात जब मैं पॉलिटी की मेन क्लास लेता हूं तो मैं वहां पर पढ़ाता हूं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। सर ये फोर्ड फाउंडेशन 1959 में मदद किया था ना सर? 53 में ही आ गया था ये। 59 की डेटा कहाँ से निकाली आपने? मुझे लगा कि 1959 में शायद। कहाँ से? डू यू हैव एनी सोर्स? अभी तो ध्यान नहीं सर। चलो कोई नहीं, अगर कहीं से तुम्हें डेटा मिलता है तो शेयर करना, बट आई एम 100% श्योर इट इज 1953, ठीक है? और कोई ऑथेंटिक सोर्स रहे तो बात करना, देखा जाएगा।
लेकिन राष्ट्रीय विस्तार योजना के आने के बावजूद भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम हालांकि गांव के विकास में अच्छी मदद दे रहा था, इसलिए बाद के वर्षों में भी इसको जारी रखा गया है, लेकिन यह महसूस किया गया कि यह उस तरह से मदद नहीं कर पा रहा है जिस तरह से कि इसे मदद करनी चाहिए थी। और इसी को लेकर के फिर पंचायती राज, यानी कि यह पता करने के लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों फेल कर गए, इसी को लेकर यही पता करने के लिए 1957 में इन 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो दोष थे उनकी तरफ इंगित करते हुए पंचायती राज की स्थापना की बात कही थी। यानी कि अगर हम कहें तो वर्तमान जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके अगर फादर के बारे में बात करें तो उनके फादर के तौर पर आप जो है, या मदर कह लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, तो आप जो है इन्हीं सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम ले सकते हैं। तो पंचायती राज की पृष्ठभूमि कभी लिखनी हो तो बिना सामुदायिक विकास कार्यक्रम को समझे आप उसकी पृष्ठभूमि नहीं लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर अभी हाल तक सवाल आए हैं, यानी कि आगे भी ये संभावना रहेगी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर सवाल पूछा जाए। तो क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप लोग को ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सका है? यस सर। ओके, डन। आप सभी लोग, अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोगों से मैंने ये बोला था कि क्लास का रिव्यू आप लोग जरूर लिखिएगा। आप में से कितने आज्ञाकारी लोग हैं जिन्होंने की लिखा है? क्या मैं नाम लेकर के एक एक से पूछ सकता हूं? तो शुरुआत निधि से की जाए, तब तक मैं जरा। सर मैंने रिव्यू तो नहीं लिखा क्योंकि सर मैंने क्लास आज ही देखी थी, वो ना शाम दोपहर में। हाँ, परवेज? सर मैं अभी तक देख नहीं पाया क्योंकि पूरे क्लास पढ़ा था, तो देखने का क्या मतलब था? फालतू आदमी। अनुज, पूरा नाम क्या लिखते हो? सर मेरा पूरा नाम अनुज कुमार टपरानिया है। सर मैंने क्लास देखी है, रिव्यूज का सर मैं लिख नहीं पाया क्योंकि सर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था कि आपसे सर मैंने सजेशन भी लिया था कि सर यूट्यूब पर चैनल कौन सा है, तो सर मैं आज रिव्यू लिख दूंगा सर, ऐसा कोई वो नहीं है। और सर एक सजेशन था सर थोड़ा सा, अगर आप चाहोगे तो सर मैं चाह रहा था जैसे कि सर प्रीवियस एग्जामों में सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सर पढ़ाते हो तो उसी टाइम सर अगर उससे रिलेटेड कोई पर्सन पूछा गया तो सर थोड़ा उसका भी जिक्र कर दीजिएगा। अनुज, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 शुरू किए हैं। जी सर। ठीक है, यहाँ पर हमारा काम कॉन्सेप्ट को बढ़ाने पर है। देखिए, तैयारी का एक बहुत गलत तरीका लोगों ने चुना है, और जिसका कि कल भी मैं बहुत जोरदार तरीके से जो है वो करता हूँ कि कौन से सवाल पूछे गए हैं, यूपीएससी में कितने प्रतिशत सवाल रिपीट किए गए हैं, आप इसका जरा जवाब दीजिए। सर रिपीट नहीं होता है कुछ भी, हमने देखा है उसके आसपास से ही पर्सन आता है, रिपीट नहीं होता है। एटलीस्ट पर्सन वो ही रिपीट नहीं होता है, उसके आसपास से ही कोई पर्सन बनता है, बस इतना मैं भी देखा है सर। हाँ, तो एक तो चीज ये है कि पहले अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरी गहराई के साथ समझेंगे तो सवाल आपके अपने आप बनने शुरू होंगे। पर जब हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधे सीधे रिजल्ट पर जाने लगते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक्स को समझने की कोशिश करें, हम आगे चल करके सवाल देना शुरू करेंगे और सवाल रिटन फॉर्म में आप लोग के पास होंगे अभी। ठीक है ना? सर तो उसकी चिंता मत करिए, उसकी तो पूरी भरमार रहेगी। रिव्यू से मतलब मेरा क्या था? रिव्यू से मेरा मतलब ये था कि क्लास को लेकर के जो एक डायरेक्शन आपको देने की कोशिश की जा रही है, क्या वह डायरेक्शन आपकी समझ में आ रही है? क्या वह कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा है? मेरा ज्यादा फोकस इसी बात पर रहेगा। ठीक है ना?
हाँ, अब जरा सूरज पर आते हैं। सूरज, लायक लड़के मेरे। सर मैं क्लास के बाद ड्यूटी चला गया, फिर मतलब ये 2 मिनट का समय कभी भी नहीं नहीं लिख मिला। पाया सर। सूरज, मैं रिव्यू लिखने के लिए क्यों कहता हूँ ये तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि जो धारा प्रवाह लिखने की ये जो कैपेसिटी आती है सर, वो अभिव्यक्ति यही को रिव्यू अगर बार सुधारने बार के लिख रहे लिए। थे तो है ना, ये जैसे अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए। पढ़ा लिखा हुआ तब तक काम में नहीं आएगा जब तक कि खुद को ढंग से एक्सप्रेस करना न सीखें, और वही नहीं किया तो फिर पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं रह जाएगा। निकिता, मतलब मुझे बिल्कुल प्राइमरी वाली फीलिंग आ रही कि बच्चों का नाम ले लेकर के डांटो। क्यों नहीं लिखा? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है। सर भूल गई। हाँ, प्रीति, सर लिखने वाली थी, लेकिन शायद किसी काम से काम आ गया था, किसी दिमाग से निकल गया। ये तैयारी करने वाले लोगों का है कि उनके दिमाग से उतर गया है। शायद इसलिए। ओके, एनी तुम्हारी तो छोड़ ही दें, अनुज को छोड़ ही दें। अनिका ने लिखा था। ठीक है ना? अब ये ऐसे रिव्यू लिखने में हर एक पॉइंट ही इम्पोर्टेंट लगता है सर, तो फिर जब लिखें क्या रिव्यू ये लिखेंगे, नहीं अब एक बार और समझिएगा, जब मैं क्लास को समराइज करने के लिए बोलता हूँ फिलोसफी में, तो वहां पर जो है अप्रोच अलग है। जब मैं रिव्यू करने के लिए बोल रहा हूँ तो वहां पर सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाए, ये जरूरी है नहीं। तो आप एक ही तरीके से सारी चीजें क्यों एक्सप्रेस करना चाहते हैं? मतलब कि अगर आपको जो है प्रेम ही हो, मान लीजिए कि एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, ठीक है, मान लीजिए वाले शब्द के साथ मैं बोल रहा हूं कि गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम हो और माँ के प्रति प्रेम हो, क्या दोनों एक ही शब्दों में और एक ही जो है इंटेंशन के साथ बयान किया जा सकता है? नहीं सर, बिल्कुल अलग नहीं। तो यानी कि सवाल की जो डिमांड होगी उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। जो आपने, जैसे मुझे बचपन में मेरे लिए बहुत आसान काम था कि निबंध लिखना बड़ी चुनौती थी, तो मैंने एक निबंध रट लिया और वो निबंध था भैंस के ऊपर, कि मैंने भैंस के ऊपर निबंध रट लिया। अब कोई भी मुझसे कहीं से भी कोई भी प्रश्न करे, मैं जवाब दे देता था। आया कि घर के ऊपर निबंध लिखो, तो मैंने लिखा मेरा एक बड़ा प्यारा सा घर है, उस घर में एक आंगन है, आंगन के बाद 2 कमरे हैं, 2 कमरों के पीछे एक अहाता है, अहाते में एक पुराना नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ के नीचे एक भैंस बंधी है, और उसके बाद भैंस की जो पूरा निबंध था मेरा तैयार, वो मैंने उसको छाप दिया। तो ये वाली हरकत हमको नहीं करनी है ना, अब तो यूपीएससी है ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा, अगर आप ये चाहते हो कि मैं रिजल्ट दूं, तो सर रिव्यू लिखेंगे सर आज। ये सबके लिए मैं कंपलसरी बोल रहा हूं, फॉलो इट, और आप देखोगे कि मैं बेहतरीन तरीके से आपके अंदर बदलाव लाता हूं। आइए, द नेक्स्ट चैप्टर इज
आज का जो वो मैंने हाजिरी लगाई है, सूरज, निधि, परवेज, प्रीति, निकिता, एनी, अनुज और अनिका। कोई और बचा है क्या? किसी का नाम छूटा है? करीबन 25 एडमिशन में से ये इतनी उपस्थिति है। अगला चैप्टर जो है वह सहकारिता है। आइए जरा उस पर देखते हैं। ये सहकारिता जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सहकारिता का अर्थ क्या है, इन्होंने सहकारिता समझाया है। सहकारिता को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव। और सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। मिलजुल करके काम करना है, यानी कि इसका दूसरा कह सकते हैं कि आपसी सहयोग ही सहकारिता का दूसरा नाम है। और हम जानते हैं कि नागरिक जीवन का भी बेस क्या है, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि नागरिक जीवन का मतलब है कि आपस में सहयोग किया जाए। कुछ लोग किसी खास आर्थिक उद्देश्य को लेकर के एक सहकारी समिति बना लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और आपको लगता है कि लेकिन आप लोग तो बहुत दूर दूर हैं, सहकारिता के लिए जरूरी होगा कि पास पास में हो। लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप में एंटीवायरस चाहिए आपको, या फिर कोई जो है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए और वो सॉफ्टवेयर कॉस्टली है या एंटीवायरस की कीमत ज़्यादा है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि चलो वो वाला सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं जिसकी की जो है एक साथ 4 से 5 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो की खरीदने में आपको क्या होगा कि उसकी कीमत जो है जब आप 4-5 लोग एक साथ लेंगे तो उसकी कीमत कम पड़ जाएगी। और यही मान लिया कि जो 25 बच्चों का यह बैच है, अगर 25 के 25 बच्चों ने भी ये डिसाइड कर लिया कि उन सबको जो है इसको जो है तैयार करना है, इसको पढ़ना है, तो 25 ने कहा कि चलो हम लोग बल्क में 5 सॉफ्टवेयर ऐसा खरीद लेते हैं, 5 एंटीवायरस ऐसा खरीद लेते हैं जो सबके लिए। तो अब क्या होगा कि जो एक एंटीवायरस की कीमत थी और 5 अगर आप खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ कंसेशन आपको और मिल जाएगा, आप थोक के भाव ले सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि एक ही स्कूल में आप पढ़ने वाले हो, जो कि एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हैं, और एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि उनकी कॉपी पेन वगैरह की कीमत काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो उन्होंने आपस में एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाने के बाद वो चले गए और थोक मार्केट से जो है वो कॉपी किताब पेन पेंसिल सब लेकर के आते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उनकी कीमत जो होती है वह काफ़ी कम हो जाती है। तो सहकारिता क्या करती है कि वह लागत को घटा देती है। अब अगर जो है कहा जाए तो सहकारिता के लिए जो है ये आवश्यक शर्त होता है कि सहकारिता, जैसे कि आप ही लोग जब ये तय करें कि आप लोग अपने जो है सॉफ्टवेयर्स वगैरह एंटीवायरस वगैरह जो है एक साथ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वही इसका सदस्य बन पाएगा कि जो इसमें योगदान देगा। तो सहकारिता का सदस्य होने के लिए एक निश्चित राशि या शुल्क देना पड़ेगा। तो सहकारिता का सदस्य बनने के लिए निश्चित शुल्क देना होता है।
निश्चित शुल्क देना होता है। और इस प्रकार समिति के पास कुछ धन जो है, सहकारिता के पास कुछ धन जमा हो जाता है और उस धन के दम पर वो जो है थोक भाव में खरीदारी वगैरह करके जो है कीमत को कम कर देती है। और अगर कभी ये हो कि बहुत बड़ी सहकारिता है तो उसमें जो है परमानेंट कुछ लोगों को, जैसे कि मान लीजिए कि सहकारी बैंक बना लिया, तो सहकारी बैंक में अब कैशियर बैठाना पड़ेगा, मैनेजर बैठाना पड़ेगा, 2-4 और एम्प्लॉय बैठाने पड़ेंगे। तो अब वह केवल कॉस्ट को नहीं देखेगा, बल्कि कॉस्ट के साथ साथ वह कुछ हल्का सा प्रॉफिट भी लेना चाहेगा। लेकिन यह प्रॉफिट कितना होना चाहिए? यह प्रॉफिट उतना होना चाहिए जिससे कि उसका अपना खर्च चल सके। इसमें कोई व्यक्ति कमा कमा करके अंबानी या अडानी नहीं बन जाना चाहेगा। तो सहकारिता अगर मुनाफा भी कमाती है तो अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए कमाती है। और दूसरी चीज ये है कि सहकारिता के जो सदस्य होते हैं वह अपनी इच्छा से इसकी सदस्य बनते हैं। आप किसी को जबरन इसका सदस्य नहीं बना सकते। और जब अपनी इच्छा से सदस्य बनते हैं तो सभी सदस्यों के अधिकार, ये बहुत लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगा, इसलिए सभी सदस्यों के समान अधिकार इसमें दिए जाते हैं। सभी सदस्यों के समान अधिकार इसमें दिए जाएंगे। सहकारिता से जो लाभ प्राप्त होगा, अगर मान लीजिए कि कुछ लाभ भी कमाती है ये संस्था, तो प्राप्त लाभ सभी सदस्यों में बांट दिया जाएगा। जैसे कि अमूल एक सहकारी संस्था है, तो साल भर में यह जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो यह गांव वाले जितने होते हैं जिनके पास अपनी भैंसें वगैरह होती हैं, उसका दूध निकालते हैं, तो वो उसका प्रॉफिट उनमें बढ़ जाता है। तो जिससे कि पशुपालन करने वाले लोगों को भी एक तो वो मालिक होते हैं और दूसरा जो है प्रॉफिट भी लेते हैं। इसकी एक फिलॉसफी ये भी होती है सहकारिता की कि सहकारिता में, ये पेज नंबर 21 पर मैं बात कर रहा हूं, सहकारिता में कोई स्वार्थ या स्पर्धा नहीं होती। यानी कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, मैं यहां पर शब्द थोड़ा सा बेहतर कर देता हूं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या स्पर्धा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग मिलजुल करके, सहकारिता का नाम क्या है? सहकार, यानी कि साथ में मिलकर के कार्य करना, यही सहकारिता है। अब सहकारिता के लाभ क्या हैं, इस पर जरा जो है नजर इनायत करें हम लोग। सहकारिता से लाभ कौन कौन से हैं? तो सहकारिता से पहला लाभ है कि मुनाफाखोरी से बचाव। मुनाफाखोरी से बचाव कैसे होता है कि मान लीजिए कि आप सभी लोग मिलकर के कलम ही खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले कलम कंपनी कोई होगी एक, फिर कलम कंपनी कि मान लीजिए कि इसकी कॉस्ट जो है कलम की 10 रुपए आई, तो यह इस पर जो है 1 रुपए का मुनाफा कमाना चाहेगी, तो कुल मिलाकर के कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? 11 रुपए। अब यह जो है राज्य स्तर पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देगी कंपनी, और साथ में ही इसमें क्या होगा, आप 10 रुपए में लागत में, मैंने मान लिया कि एडवर्टीजमेंट वगैरह सब है,
अब राज्य स्तर पर जब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा तो वह मान लीजिए कि 1 रुपए का मुनाफा वो कमाएगा, तो अब कीमत कितनी हो गई 12 रुपया। फिर इसको जो है हमने मान लिया कि इसके होलसेलर के पास भेजा, हालांकि ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, तो मान लिया कि 1 रुपए का लाभ वो लेना चाहता है तो 13 रुपए में जो है उसने बेचा। अब इसी तरह से जो है फुटकर विक्रेता के पास गई, तो फुटकर विक्रेता भी जो है 1 रुपए के लाभ के लिए जो है 14 रुपए में बेचेगा। लेकिन अगर जो है सहकारिता का कोई बंदा होगा तो वो फुटकर विक्रेता को बीच से गायब करके वो सीधे जो है थोक विक्रेता से जाकर के ले लेगा, तो उसे पर कलम पर जो है 1 रुपए की बचत आनी शुरू हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल भर ले रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर जो है सहकारिता कोई बहुत बड़ी हो जाए, मान लीजिए कि जनरल स्टोर्स का जो जैसे कि अमेजॉन वगैरह खुल रहे हैं या रिलायंस मार्ट खुल रहा है, तो इसी तरह से आप अपने जिले में जो है एक जो है सहकारिता बनवा दीजिए कि जो जगह जगह पर इस तरह के मार्ट खोलें। तो अब वो क्या करेगा कि छोटे छोटे जो दुकानदार जिनकी की दुकानदारी समाप्त हो रही है अमेजॉन वगैरह की वजह से, रिलायंस मार्ट की वजह से, तो वो क्या करेगा कि जिला अधिकारी ऐसे जो है अपने यहाँ के 200 लोगों को बोलेगा कि तुम लोग चलो सहकारी एक मार्ट खोल दो, कोऑपरेटिव मार्ट। अब ये सभी लोग अपनी छोटी छोटी पूंजी ले जाकर के उसमें लगाएंगे, तो ये सीधे सीधे होलसेलर और फुटकर विक्रेता को गायब करके ये कहां से सामान उठा लेंगे, ये राज्य स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेंगे। अब ज्यादातर दुकानदार तो इनके पास फुटकर विक्रेता के पास ये सामान जो है यानी कि करीबन 2 रुपए का इनको जो है फायदा मिल जाएगा। अगर ये बहुत बड़े स्तर पर हो तो ये सीधे सीधे कलम कंपनी से भी टाई अप कर सकते हैं कि हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे कर लीजिए, तो और ज्यादा बचत हो जाएगी। जितनी बड़ी सहकारिता उतनी बड़ी बचत होती है। और इसके बाद इनमें से ज्यादातर सामान के उपभोक्ता भी वह स्वयं होंगे, क्योंकि उनके घर में भी राशन पानी कागज कलम लगेगा, मार्ट वाले सारा सामान, तो उपभोक्ता के स्तर पर भी वो बचाव करेंगे। और दूसरे जो वो 1 रुपए का मुनाफा रखेंगे वह मुनाफा भी अब इनके बीच में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि उपभोक्ता के तौर पर भी इनको जो है सहूलियत हो गई और लाभ कमा करके जो है ये बिजनेसमैन भी बन गए। तो एक तरह से मुनाफाखोरी से जो है बचाव देना इस सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ होता है कि यह कई हाथों में नहीं जाता है और इसकी वजह से बाजार में जो कीमतें बढ़ती हैं उस कीमतों से भी जो है इनका बचाव होता है। दूसरा सहकारिता से लाभ कि सूदखोरी से रक्षा करते हैं। अगर आप सहकारिता के सदस्य हैं तो वह क्या करती है कि जो बड़े महंगे, कल मैंने एक स्टोरी आपको तो सुनाई थी कि बड़े महंगे लेवल पर जो है सूदखोर जो है इनको कर्ज देते हैं बड़े महंगे रेट पर। तो अगर सहकारिता के सदस्य हैं तो सहकारिता अगर अपने पास जमा धन में से अपने सदस्य को कर्ज देती है तो जाहिर सी बात है कि वह मिनिमम मुनाफे पर देगी, जिसकी वजह से जो रेट पड़ेगा वह काफी सस्ती पड़ जाएगी। इसलिए सहकारी बैंकों की जो है रचना की गई थी। इसी काम के लिए सहकारी बैंक बनाए गए। सहकारी बैंक किस लिए बनाए गए? ताकि आसानी से आप उसमें अकाउंट खुलवाइए, आप ही पैसा जमा करिए, आप ही मैनेज करिए और आप ही जो है सस्ते ब्याज दरों पर, तो वो 4%, 5%, 6% पर लोन दे देते हैं। और प्राथमिक कृषि साख समितियां भी बनाई गई थी शुरुआत में कि जो है किसानों को जो है सस्ता ऋण मिल सके, आसानी से मिल सके, इसलिए प्राथमिक कृषि साख समितियां बनाई गई। और इन साख समितियों ने क्या किया कि इन्होंने जो है सस्ते कर्ज दिए। अगला जो है इनका क्या उद्देश्य हो सकता है, जिस उद्देश्य की तरफ हम नजर दौड़ा सकते हैं वह हो सकता है कृषि में सहायता। अब कृषि में जैसे कि एक मान लीजिए कि ट्रैक्टर खरीदना है, तीसरा लाभ इसका है। तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए, अब ट्रैक्टर तो ऐसा नहीं है कि
365 दिन एक ही जगह काम करेगा, एक ही आदमी के खेत में। तो एक आदमी जो छोटे छोटे किसान हैं वो 10-12 किसान मिल करके एक ट्रैक्टर खरीद लें, और ट्रैक्टर में जो उनका डीजल वगैरह आता है तो जब वो अपने खेत में ले जाएं तो वह उसमें डीजल डाल दें, और साथ में जो है उसमें जो टूट फूट आती है उसका भी खर्चा वो आपस में मिलकर के उठा दें। तो जो वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जानी है उसके लिए, जिसमें कि बड़े जो है तकनीकी की आवश्यकता होती है, तो छोटे किसान अकेले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सहकारिता के दम पर वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो कभी आपको जो है आंसर लिखना पड़ जाए, अनुज इस बात को समझिए। सर जैसे कमेटी होती है तो कमेटी और सहकारिता सर दोनों इक्वली है या सर अलग अलग हैं? कमेटी और सहकारिता में एक अंतर होता है। कमेटियां भी वस्तुतः सहकारिता का ही रूप होती हैं, लेकिन सहकारिता के अपने निश्चित नियम होते हैं, उनका एक बायलॉज होता है, उसके पर काम करते हैं। कमेटियां अनऑफिशियल काम करती हैं और कई बार इसलिए कमेटियां भाग जाती हैं। जी जी सर। वो जो 20 लोगों की कमेटी होती है कि लोग पैसा डालेंगे, फिर एक आदमी को जो है जी जी सर, ऐसा ही कुछ होता है सर। हाँ, तो उसमें बहुत पैसा भागते हैं लोग लेकर के। पर आंसर राइटिंग में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर सीधे यही सवाल बन जाए, आप समझिएगा। हो सकता है कि किसी और सवाल को लिखते समय यह उसका एक हिस्सा बना के प्रस्तुत कर दीजिए। जैसे कि भारत में ज्यादातर किसान सीमांत किसान हैं या छोटे किसान हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको कैसे जो है किसानी से जोड़ा है, उनको कैसे जो है वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाए। अगर ये प्रश्न आ गया, या भारत में कृषि सुधार को अगर आपको लिखना हो, तो भी आप इस आंसर को पक्का वहां पर टपका सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? कि कैसे कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना आप लोग ले सकते हैं। जी सर। है ना? तो जरूरी नहीं कि ये सीधे सीधे जो है आपके उत्तर में आ जाए। ये हो सकता है कि सीधे आपके उत्तर में शामिल न होकर के थोड़ा तिरछे से उत्तर में आ जाए। ठीक है? तो आप हमेशा मतलब ये समझिएगा कि यूपीएससी जब आंसर मांगती है तो मल्टी डायमेंशंस में मांगती है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मांगती है, और तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आप अन्यथा लेकर के घूमते रह जाएं। चलिए जरा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा जो है सूदखोरी से रक्षा हो गया, कृषि हो गया। अब ज्यादातर सहमत कृषि जो वो होती हैं समितियां, वह एक ही उद्देश्य को लेकर के बनती हैं, लेकिन बहुउद्देशीय समितियां भी बनती हैं। मैं खुद भी एक ऐसी समिति के साथ काम कर चुका हूं। ये एक अल खैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनी थी, तो मैं उसके फाउंडर मेंबर्स में से रहा हूँ। आज भी वो 5 राज्यों में काम करती है। इसका जन्म जो है वो पटना में, बिहार की राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ में इसकी जो है ब्रांच बनाई गई थी। ये इस्लाम में एक सिद्धांत है कि सूद लेना और सूद देना, यानी इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, दोनों ही हराम हैं। तो इसमें हम लोग जब काम करते थे तो सिर्फ वो इंटरेस्ट तक ही नहीं था, हम लोग और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज काम करते थे। और जब मैंने इसका लखनऊ चार्ज लिया था तो 5 साल 6 साल तक जो पटना में इन्होंने काम किया था, पूरी टीम ने मिलकर के किया था, और जब मैंने लखनऊ में काम करना शुरू किया था तो मैंने सबको बीट किया था। ये इतना काम किया था। लेकिन होता है कि बाद में फिर लालच आ जाता है, फिर ये हो गया कि अरे ये हिंदू होकर के जो है अल खैर में क्यों काम कर रहे हैं। तो अल खैर में जो मुस्लिम बिरादरी के भाई बहन लोग थे, वो लोग हिंदू होने के नाते मेरा विरोध करने लगे।
तो जिंदगी में बड़े बढ़िया बढ़िया अनुभव मिले हैं। सर एनजीओ को भी बहुउद्देशीय समितियों में लिया जा सकता है? नहीं, एनजीओ और सहकारी समितियां अंतर होती हैं। एनजीओ सहकारी समिति नहीं होती हैं। एनजीओ 4 ही 5 लोग हो सकते हैं, लेकिन सहकारी समितियों का जो है दायरा बड़ा होता है। ओके। तो बहुउद्देशीय समितियां क्या होती हैं कि एक साथ कई सारे जो है चीजों पर काम कर सकती है। जैसे कि एक सहकारी समिति मैंने बनाई तो वह लोगों को कर्ज देने का भी काम करे, वह बीज और खाद भी बेचने का काम करे। तो अब क्या हुआ, एक से ज्यादा चीजों पर काम करने लगे, है ना। और इसके जो है अन्य कई लाभ भी हैं। अन्य लाभ में इसके हम क्या देख सकते हैं कि यह जो है सहकारी समितियां वह किसानों के लिए तो काम कर ही रही थी, वह जो कुटीर उद्योग में लगे हुए लोग थे, जो मजदूर थे, शिल्पकार थे, उनकी भी मदद कर रहा था। वह जो दफ्तर में वाले लोग हैं उनकी भी मदद कर सकता है। और ये जो लोग मछली पकड़ने वाले हैं, चीनी बनाने वाले लोग, कारखाने, उनकी भी मदद कर सकता है। मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और दूं अपनी जिंदगी का कि एक बार शरद पवार जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, भारत के बड़े नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं और वस्तुतः वैसा नेता होना चाहिए। आज की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे नेताओं को जो है उल्टा सीधा बोलती है, बड़ा दुख होता है। शरद पवार के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टडी के लिए गया था, यानी कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी स्टडी के लिए गया हुआ था। तो वहां पर जब मैं गया तो देखा कि गांव बड़े साफ सुथरे हैं। मैं कब गया था, 2007 में। तो गांव बड़े साफ सुथरे हैं। उन गांवों में जो रहने वाले लोग थे उनके घर में टॉयलेट वगैरह थे। तो कहीं न कहीं शरद पवार उनकी प्रेरणा थे। फिर मैंने देखा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक स्थिति क्यों अच्छी थी? क्योंकि वहां पर जितने लोगों के पास दूध उत्पादन होता था तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाई शरद पवार ने और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से उस गांव के लोगों को जोड़ दिया। अब वह जो डेयरी उद्योग था उसमें अब ना सिर्फ दूध ही पैकेट में जा रहा था, पैकेट वाले दूध बिकने शुरू हुए, बल्कि चॉकलेट भी बन रहा था, दही भी बन रहा था, श्रीखंड भी बन रहा था, मक्खन भी निकल रहा था। तो अब वो कई तरह के काम करते थे और उसका मुनाफा जो है उन लोगों के बीच में बढ़ता था और सफल तरीके से काम कर रहा था, लोगों को ज्यादा लाभ होता था। इसी तरह से जो लोग गन्ना व्यवसायी थे उन लोगों को मिला करके शरद पवार ने वहां पर सहकारी चीनी समिति बनवाई और सहकारी चीनी समिति जो है वह जो है अच्छे से काम करती थी और मुझे जो है ले जा करके दिखाया उन लोगों ने कितनी साफ सफाई के साथ कितना अच्छा से काम करती थी। जो लोग, चूंकि पूना का बेल्ट था, अंगूर बहुत अधिक होता है, अन्य फल भी होते हैं, फलों की बेल्ट है, तो वहां पर शराब की भी जो फैक्ट्री थी वह भी सहकारिता के अंतर्गत थी। इसी तरह से आप किसी क्षेत्र में जाइए वहां पर पानी वगैरह ज्यादा होता है तो वहां पर आप जो है डीएम के तौर पर एक सहकारी समिति बना सकते हैं जो लोगों को मखाना उत्पादन की जो है करा सकती है। अगर आप यूपी बिहार में हैं तो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए 25-50 किसानों को एक जगह इकट्ठा करके कहिए कि वो तुलसी, एलोवेरा जैसे प्लांट्स बोएं और उसको जो है वो आगे जो है प्रमोट करें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके जरिए कि लोग जो है आगे जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो सहकारी समिति जो है कई तरीके से कर सकती है। सहकारी बैंक बनाए जा सकते हैं। सहकारी बैंक भी जो है इस तरह से लोगों को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो पेज नंबर 22-23 पर इसके जो है लाभ दिए गए थे। सर बहुउद्देशीय जो परियोजना है जैसे हीराकुंड बांध परियोजना है, ये सर सहकारी समितियों के उदाहरण है या सर अलग है? नहीं नहीं नहीं, ये सहकारी नहीं है, ये सरकारी है। ठीक है, क्योंकि सर ये भी बहुत सारे देशों के लिए बनाई जाती है, जैसे सर बाढ़ नियंत्रण और पानी, बिजली के लिए, बिजली उत्पादन। वो
बहुउद्देशीय योजना है, वो बहुउद्देशीय सहकारी समिति नहीं है। सहकारी समिति में सरकार रोल नहीं प्ले करती है, ठीक सर। है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से आप लोगों को भी क्लू मिल रहा है कि आपको आगे कैसे काम करना है अधिकारी बन करके। तो इंटरव्यू में भी आप जवाब दे सकते हैं। अब इसी पर जो है आपको पेज नंबर 23-24 पर ही एक और जो है वो दिया हुआ है कि सहकारिता और सामुदायिक विकास कैसे काम करेंगे। सहकारिता और सामुदायिक विकास का क्या रोल है, लेकिन ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं से भी आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हालांकि दोनों के बीच में गहरा संबंध है। सहकारी समितियां ऐच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। केंद्र और राज्य सरकार इन समितियों की जो है कई प्रकार से सहायता कर सकता है, कई तरह से इनकी फंडिंग वगैरह कर सकता है। ये राज्य सरकार के जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनके एक्सपर्ट्स जो है इन सहकारी समितियों को जो है सलाह दे सकते हैं, विशेषज्ञता प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में यह इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। पहले कभी हुआ करता था लेकिन आज की तारीख में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं। कल फिर हम लोग मिलेंगे, और अगर 4 बजे तक आपको लिंक ना मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज की क्लास जो है मैं देखूंगा कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डालूं या ना डालूं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगी। तो अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास ना दिखे तो आप मुझसे जो है यूट्यूब पर इसका लिंक मांगिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, फिलोसफी का क्लास अभी होगा? फिलोसफी की क्लास होगी, है ना। मुझे नहीं लगता कि फिलोसफी की क्लास से किसी को कोई दिक्कत है। सूरज गायब हो गया क्या? नहीं, अच्छा नहीं सर। हेलो। हाँ बोलो। सर इसीलिए मैं वो पूछ रहा था क्योंकि फैमिली फंक्शन है तो वहाँ जाने का सोच रहा था, तो फिर इसीलिए मैं पूछ रहा था कि होगी तो ना जाओ, फिर ना हो तो चला जाओ। मत इच्छा क्या है आप लोगों की? सूरज तुम्हारी क्या इच्छा है? क्लास हो फिलोसफी की ना हो? सर क्लास आपको अगर मैच देखना था तो ऑफ रख सकते हैं, नहीं, ये तो मेरे घर में 9 टीवी से नहीं 10:30 है। करके सर। मेरे घर में टीवी नहीं है सर तो फिर रख लीजिए क्लास। क्लास करें ना। मैं भी चाह रहा हूँ क्लास कल नहीं हुई थी तो आज हो जाए। सर कर लीजिए। तो 9 से 10:30 निधि क्या बोल रही हो? सर कर लीजिए क्लास, मेरी भी 1-2 क्लास मिस भी हुई थी ना, तो इसलिए मैं चाहती कि आज लग जाए। क्लास हो जाए आज, ठीक है। वैसे भी सर इसकी रिकॉर्डेड, ये जो भी क्लास हुई है इसकी रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी? यूट्यूब, टेलीग्राम पे। यूट्यूब, ठीक है सर, ओके। सभी लोग मुझे टेलीग्राम पर एक बार हाई लिख करके भेज देंगे ताकि मैं आप लोगों को एक ग्रुप में जोड़ दूं। ये देखो महेश खिच्ची, इस बंदे ने भी जो है एडमिशन ले रखा है, ये स्टेटस लगा रहा है लेकिन क्लास नहीं ले रहा है। मैं इसकी क्लास सर वो अभी घर गया छुट्टी पे, नेसर अपने बटालियन में, तो सर वो थोड़ा सा घर पर उसका एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है। तुम जानते घर हो गया हुआ है? जी सर। तुम जानते हो महेश को? जी सर, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ सिविल इंजीनियर सर अपने 103 बटालियन में। तो सर वो मेरे यहीं पर नेशन का काम करता है। आप एसआई हैं? जी सर। जबरदस्त भैया, तो फिर अब आईपीएस बनेंगे आप? आपका आशीर्वाद रहा तो सर। तो अभी एज एसआई ड्यूटी कहाँ पर है आपकी? मैं दिल्ली में हूँ सर। दिल्ली में हो? एसआई वर्क से या फिर इलेक्ट्रिकल? वर्क से। अच्छा वर्क से, ठीक। चलो भैया बढ़िया है, मतलब पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए। एक पुलिस अधिकारी हमारी और है, अफसाना परवीन, झारखंड से हैं, वो भी एडमिशन लेकर के गायब हैं। उसका तो फोन वगैरह सब स्विच ऑफ है। मेरे तो डर ही लगता है झारखंड वालों से जब गायब होते हैं। इसे तो सर बात थोड़ी इधर उधर की करें, अगर आपके पास टाइम होगा सर। क्या करें? इधर उधर की कुछ बात सर, जैसे कि आज
नोएडा में सर एक ट्विन टावर था सर, उसको गिराया गया, तो सर वो सही है कि गलत है? ट्विन टावर का गिराया जाना यार पैसे वालों की बात है, सही है, ठीक ही है। उन्होंने जो है जो ग्रीन बेल्ट है उसमें जो है इस्तेमाल किया हुआ था, तो जो लोगों को स्वच्छ हवा के लिए, जैसे कि जब भी कोई सोसाइटी हाई राइज, इसको जो कई फ्लोर्स वाली सोसाइटी बनाई जाती है ना, बिल्डिंग्स, तो इनको बोला जाता है हाई राइज सोसाइटी। तो हाई राइज सोसाइटीज का क्या होता है, अच्छा आप लोग एनसीईआरटी ले लेंगे जितना जल्दी, ये परवेज भाग गया, परवेज की जिम्मेदारी है कि वो सारी एनसीईआरटी की जो है पीडीएफ उपलब्ध कराएगा ग्रुप में, और मैं टेलीग्राम पर जो है इसे ग्रुप में जो है डाल दूंगा, तो सब लोग वहां से ले लीजिएगा, तब ये क्लास थोड़ा तेजी से चलेगी। अभी क्या हो, लिखना पड़ता है बहुत अधिक, तो क्लासेस की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई है। मैं अनुज तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो जी सर। अनुज, हाई राइज सोसाइटी बोलते हैं, दिल्ली में हो तो यार इसको जानते ही होंगे। तो हाई राइज सोसाइटीज के लिए ये जरूरी होता है कि उसका कुछ एरिया ग्रीन बेल्ट के रूप में छोड़ दिया जाए, या ग्रीन एरिया के रूप में छोड़ा जाता है, जिसमें पार्क, पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। ये जो ट्विन टावर बनाया गया था, ये सुपरटेक ने उसी एरिया में बना दिया था। अगर उस एरिया में फिर उन्होंने बिल्डिंग बना दी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन का शोषण ज्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा एक्सेल करेगी। तो निस्संदेह वहां पे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बुरा खिलवाड़ था, और अगर ओपन एरिया नहीं होगा तो मनोवैज्ञानिक रोग भी लोगों को ज्यादा होंगे। इस वजह से ट्विन टावर का गिराया जाना जरूरी था। हालांकि मेरे एक बड़े समाज सेवी बनारस में, बड़े बढ़िया समाज सेवी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है, वल्लभ पांडे जी, तो उनका ये कहना था कि इसको जो है गरीब बच्चे जो कि ट्यूशन वगैरह, ये कोचिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको अंडरटेक करके उन लोगों को दे दे। लेकिन सवाल ये है कि फिर उससे जो लोग वहां पर पैसा दे करके, और ये सारे लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो 40 लाख 50 लाख का फ्लैट लेते हैं, वहीं उसके कुछ ही दूर पर 2 किलोमीटर पर मैंने भी एक रतन पल्स नाम की जो है सोसाइटी है, उसमें मैंने 3 साल पहले जो है 4 साल पहले निवेश किया कि 50 लाख का एक मैं भी जो है खरीद लेता हूँ, पर वो 3 साल से जो है उसको अपने वादे के अनुसार जो है 2019 दिसंबर में दे देना चाहिए था, पर वो अभी तक दिया नहीं मेरे को। तो वहीं से कुछ दूरी पर है, और मैं ये बता सकता हूँ कि अगर जो हम लोग सोसाइटी लेते हैं, या जिन सोसाइटीज में रहते हैं, अभी तो मैं लखनऊ में आ गया हूँ तो खुल्लम खुल्ला एकदम अपना घर है, अगर ये एरिया नहीं हो तो बच्चे फ्लैट में खेल तो नहीं सकते ना। 2 कमरों का फ्लैट लोग लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट मतलब कि 100 गज, और उस 100 गज की जब मैं कीमत देता हूँ तो उस कीमत में उस पार्क की कीमत जुड़ी होती है, यानी कि एक्चुअल जो मुझे मिलता है वो 90 गज मिलता है, जबकि 10 गज में वो पार्क बनाना है। तो मैंने उसका पेमेंट कर रखा है, और उस पर आपने ट्विन टावर बना करके किसी और को बेच दिया, यानी कि उसकी कीमत पहले मुझसे ली और उसे किसी और को दे दिया। तो जब तक वो गिरेगा नहीं। अच्छा, अब एक बड़ी बात है कि देखना ये होगा कि सरकार उसका मलबा कब तक हटवाती है। वो भी है सर, जैसे कि उस टाइम पर जो अप्रूवल देने वाले सर हायर ऑफिसर है, जैसे कैबिनेट सचिव वगैरह तक सर होता है, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जी। पहले उनको तो सर अरेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा आदेश दे दे कि गिरा दिया जाए, वारंट निकलवा के जाके अरेस्ट कर लेते हैं जी हैं? सर हम कैसे नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है जी। लेकिन एक चीज हमें तो सर वारंट अगर मिलेगा तो फिर एमएचए से मिलेगा सर, उसके बाद तो फिर आप सुनाते हो दिल्ली में जैसे झगड़ा हुआ था सर, जब 2020 में सर झगड़ा हुआ था खजूरी में, उस टाइम पे तो सर आपको पता ही है, फिर हमारे जो पुलिस फोर्स काम करती है फिर तो 15 मिनट में ही इधर उधर हो जाते हैं।